दिल्ली की रहस्यमय गलियों में वो एक ऐसी रात थी जब एक मासूम जिंदगी को भयानक मौत के हवाले कर दिया गया। यह कहानी है नैना सहानी की, एक ऐसा नाम जिसे प्यार और विश्वास ने मौत की आग में झोंक दिया। जब इंसान का जुनून हदें पार कर जाता है तब इंसानियत के नाम पर एक खौफनाक दास्तां लिखी जाती है और उसी दास्तां का नाम है तंदूर मर्डर केस। एक आग जिसने सिर्फ एक शरीर को नहीं बल्कि सच को भी जलाकर राख कर दिया। आज हम खोलेंगे उस राज का पर्दा जहां प्यार के नाम पर छुपी थी एक खूनी साजिश जिसने दिल्ली की रातों को हमेशा के लिए लाल रंग में रंग दिया। दिल्ली एक ऐसा शहर जहां लाखों सपने हर रोज बुनते और टूटते हैं, लेकिन इस शहर की चमक धमक के पीछे छिपी है एक ऐसी कहानी जो लोगों के दिलों को झकझोर देती है। ये कहानी है तंदूर में जिंदा जलाकर मार डाली गई नैना सहानी की, एक क्राइम जो न केवल इंसानियत को शर्मसार करता है बल्कि सत्ता और संबंधों के गहरे काले सच को भी उजागर करता है। 2 जुलाई 1995 की रात लगभग 11 बजे जनपथ रोड कनॉट प्लेस में एक होटल अशोक यात्री निवास के बगिया रेस्टोरेंट से आग की कुछ लपटें ऊपर उठती दिखाई देती है। ये अशोक यात्री निवास ठीक मेरिडियन होटल कनॉट प्लेस के सामने और जनपथ होटल के बैक साइड में था और उसी अशोक यात्री निवास में बगिया नाम का एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, पर अब उसकी जगह होटल संग्रीला है। तो जब यह आग बगिया रेस्टोरेंट से ऊपर उठती दिखाई देती है तो वहाँ पर अनोरा देवी नाम की एक औरत जो सब्जी बेच रही थी वह चिल्लाती है कि आग लग गई, आग लग गई। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। यह शोर शराबा सुनकर जनपद एरिया में गश्त कर रहे कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू और होमगार्ड चंद्रपाल भी वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर जब यह देखते हैं तो सच में आग की लपटें काफी ऊपर तक जा रही थी। तो अब्दुल नजीर कुंजू अंदर जाकर देखने की कोशिश करता है तो उसे बगिया रेस्टोरेंट में 2 लोग दिखाई देते हैं। फिर वह होमगार्ड चंद्रपाल को बाहर ही रहने को कहता है और खुद अंदर जाता है, लेकिन उसे गेट पर ही होटल का मैनेजर केशव कुमार मिल जाता है। फिर वह पूछता है, तुम यह तंदूर में क्या जला रहे हो? आग बुझाने की बजाय उसे और भड़का रहे हो। केशव बोलता है, हम यूथ कांग्रेस के कुछ पुराने पोस्टर और बैनर वगैरह जला रहे हैं। पर उसे यकीन नहीं होता और वह पास जाकर देखने की कोशिश करता है तो केशव उसे रोक देता है और कहता है कि बस पोस्टर ही जला रहे हैं, थोड़ी देर बाद बंद कर देंगे, और उसे समझा बुझा कर बाहर भेज देता है। फिर वह बाहर तो आ जाता है मगर उसे कुछ शक होता है क्योंकि एक अजीब सी स्मेल भी आ रही थी, जैसे कि बटर को मांस में फ्राई किया जा रहा हो। और उसे यह भी डर था कि कहीं इस तंदूर के लपटों से आसपास के एरिया में आग न लग जाए। तो थोड़ी देर में वह पीछे से दीवार फांद कर इस बार डायरेक्ट अंदर चला जाता है, पर वह केशव उसे फिर मिल जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। केशव उसे फिर समझाता है कि पुराने पोस्टर और बैनर जला रहे हैं, मगर केशव का उसे रोकना और उसकी घबराहट देखकर उसका शक और गहरा हो जाता है और वह जबरदस्ती तंदूर के पास चला जाता है जिसमें आग जलाई जा रही थी। पर जैसे ही कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू तंदूर के पास पहुंचता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और इसकी वजह जो थी उसके पीछे की कहानी मैं आपको आगे सुनाता हूँ। इस कहानी का सबसे अहम कैरेक्टर जो है वह है सुशील शर्मा, जो कि दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था और दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट होने के नाते उसकी इससे जुड़े कार्यकर्ताओं से मुलाकात होती रहती थी। इन्हीं मुलाकातों के दौरान उसकी मुलाकात एक दिन नैना सहानी से होती है और नैना सहानी के थ्रू मतलूब करीम से। नैना सहानी और मतलूब करीम दोनों ही दिल्ली यूथ कांग्रेस से जुड़े थे। दोनों काफी पुराने दोस्त थे और कॉलेज में एक दूसरे के क्लासमेट भी थे। तो जब दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट सुनील शर्मा नैना सहानी से मिलता है तो वह उसे अपना दिल दे बैठता है। उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता है और फिर धीरे धीरे प्यार होता है। फिर ये दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं और गोल मार्केट एरिया में मंदिर मार्ग रोड पर स्थित एक सरकारी फ्लैट 8/2A में दोनों पति पत्नी के तौर पर रहने लगते हैं। पर सुशील शर्मा इस रिश्ते को कभी समाज के सामने उजागर नहीं करता, जिसकी वजह से शादी के कुछ ही वक्त के बाद दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। नैना सहानी इस रिश्ते को दुनिया के सामने लाना चाहती थी मगर सुशील शर्मा ऐसा नहीं चाहता था और हमेशा उसे बहलाता फुसलाता और उसके साथ मारपीट करता।
पर नैना सहानी यह सब सुन सुनकर थक चुकी थी। इसी सब बातों से परेशान होकर वह अपने पुराने दोस्त मतलूब करीम से बातें किया करती थी। पर सुशील शर्मा को नैना सहानी का मतलूब करीम से बात करना पसंद नहीं आता था। उसके मन में इन दोनों के रिश्ते को लेकर एक शक बैठ गया था और वह नैना सहानी को हमेशा मतलूब करीम से बात करने के लिए मना करता था। पर नैना सहानी नहीं मानती थी और वह उससे बातें करना चालू रखती थी, जिसकी वजह से अब सुशील शर्मा और नैना सहानी में और झगड़े होने लगे। नैना सहानी अपने पति से इतना दुखी हो गई थी कि वह उसे हमेशा के लिए छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान बना चुकी थी, जिसके बारे में वह अक्सर अपने दोस्त मतलूब करीम से बातें किया करती थी और उसी की मदद से ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान बना रही थी। 2 जुलाई 1995 की शाम को लगभग 7:30 बजे हमेशा की तरह सुशील शर्मा अपने मंदिर मार्ग के फ्लैट 8/2A में पहुंचता है। जब वह घर पहुंचता है तो वह देखता है कि नैना सहानी घर के लैंडलाइन पर किसी से बात कर रही है। उसे देखते ही वह फोन का रिसीवर रख देती है। सुशील शर्मा पूछता है किसका फोन था, तो वह बिना कोई जवाब दिए अपनी शराब का गिलास उठाकर वहां से चल देती है। इस बात पर सुशील शर्मा को गुस्सा आ जाता है। वह लैंडलाइन का रिसीवर उठाता है और लास्ट डायल नंबर पर रीडायल करता है। यह उसकी आदत हो गई थी कि जब भी वह शाम को घर आता था तो एक बार लैंडलाइन से रीडायल नंबर को जरूर डायल करता था, ताकि वह चेक कर सके कि नैना सहानी किससे बात कर रही है। उस दिन भी जब नैना बिना कोई जवाब दिए चली गई और गुस्से में सुशील शर्मा ने नंबर रीडायल किया, तो दूसरी तरफ से फोन नैना सहानी के पुराने दोस्त मतलूब करीम ने उठाया। मतलूब करीम उधर से हेलो हेलो बोलता रहा, पर सुशील शर्मा कुछ नहीं बोला। और क्योंकि सुशील शर्मा भी मतलूब करीम को पहले से ही जानता था, तो वह उसकी आवाज पहचान जाता है और फोन रख देता है। अब उसका गुस्सा और बढ़ गया और वह सीधे नैना सहानी के पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है, मेरे इतना मना करने के बाद भी तुम अब भी उससे क्यों बात कर रही हो? तो नैना सहानी ने बोला, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इस एक जवाब ने सुशील शर्मा का गुस्सा इतना बढ़ा दिया कि उसने अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाला और एक के बाद एक 3 गोलियां नैना सहानी पर चला दी, जिसमें से एक गोली नैना की गर्दन पर लगी है, एक गोली उसके सर पर लगी है और एक गोली मिस हो जाती है और सीधा जाकर दीवार पर लगती है। और क्योंकि दोनों गोलियां जो नैना सहानी को लगी वह सिर और गर्दन में लगी थी, तो नैना सहानी की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसकी मौत के थोड़ी देर बाद जब सुशील शर्मा का गुस्सा शांत होता है और उसे होश आता है, तब उसे लगता है कि यह मैंने क्या कर दिया, क्योंकि यह सब कुछ जो हुआ वो अचानक से गुस्से में हुआ था और कोई प्री प्लानिंग मर्डर नहीं था। इसलिए वह बहुत घबरा गया और तब उसे एहसास होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसके बाद वह लाश को एक बड़ी सी काली पॉलीथीन में डालता है और उसे ऊपर से बेडशीट से लपेट देता है और घर के सारे खून को साफ करता है। यह सब करते करते रात के करीब 9 बज चुके थे। उसके बाद वह बॉडी को घसीटता हुआ बाहर लाता है और अपनी वाइट कलर की मारुति 800 की डिग्गी में नैना सहानी की लाश को रख देता है। फिर तेजी से अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बस उसके दिमाग में यही था कि किसी भी तरह से इस लाश को ठिकाने लगाया जाए, क्योंकि अगर लाश मिल गई तो उसकी पोल खुल जाएगी। यही सोचते सोचते वह अपनी कार को पूरे कनॉट प्लेस में दौड़ाए जा रहा था। थोड़ी देर बाद अचानक से वह अपनी गाड़ी को ITO की तरफ मोड़ देता है और वह सीधा ITO ब्रिज पर पहुंच जाता है, जो यमुना पार करने के लिए बना हुआ है। अब उसका प्लान यही था कि लाश को किसी तरह यमुना नदी में फेंक दिया जाए, पर वह जैसे ही वहां पहुंचता है वहां काफी ट्रैफिक था और लोग भी मौजूद थे, तो उसे डर लगने लगता है कि अगर उसने यहाँ लाश को फेंकने की कोशिश की तो कहीं कोई देख ना ले। उसके बाद वो अपना इरादा बदल देता है और गाड़ी को मोड़ के सीधा कनॉट प्लेस के अशोक यात्री निवास के बगिया रेस्टोरेंट पे पहुंच जाता है, जो कि अब संग्रीला होटल है। वहां रात के करीब 10 बजे पहुंचता है और तब तक लोग वहां खाना वगैरह खा रहे थे। इसके बाद वो अपने गाड़ी को पार्किंग में लगाता है और सीधा बगिया रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव कुमार के पास पहुंच जाता है। दरअसल वो रेस्टोरेंट सुनील शर्मा का ही था, जिसकी सारी जिम्मेदारी उसने उसके मैनेजर केशव को दे रखी थी और केशव उसका काफी पुराना जानकार भी था। केशव के पास पहुंचकर वह कहता है कि रेस्टोरेंट बंद करो, सबको बोल दो कि खाना खत्म हो गया।
सुशील शर्मा की बात सुनकर पहले तो केशव चौंक जाता है, क्योंकि लोग अभी भी उसमें खाना खा रहे थे और नॉर्मल वो रेस्टोरेंट 11 से 12 बजे तक खुलता था। पर वह सुशील शर्मा की बात को टाल नहीं सकता था, इसलिए जितने भी लोग खाना खा रहे थे उनके अलावा सबको मना कर दिया गया कि खाना खत्म हो गया। फिर जब सब लोग चले गए तो सुशील शर्मा ने केशव को कहा कि जितने भी कर्मचारी हैं उनको भी घर भेज दो। केशव ने सारे एम्प्लॉय को पैसे देकर उन्हें भी घर भेज दिए। उसके बाद सुशील ने उस बगिया रेस्टोरेंट की सारी लाइटें भी बंद करवा दी। अब पूरे बगिया रेस्टोरेंट में बस 2 ही लोग बचे थे, एक सुशील शर्मा और दूसरा रेस्टोरेंट का मैनेजर केशव राव। फिर जब केशव ने इस सब का कारण पूछा तो सुशील ने पूरी कहानी सुनाई और बोला कि मुझे किसी भी तरह इस लाश को ठिकाने लगाना है। पहले तो केशव उसकी बात सुनकर घबरा जाता है, फिर वो पूछता है कि लाश को कैसे ठिकाने लगाएंगे। उस वक्त पूरे रेस्टोरेंट में हर चीज बंद थी, पूरा अंधेरा था, बस एक तंदूर अभी भी जल रहा था। और सुशील शर्मा कहता है कि इस लाश को इसी तंदूर में जलाना है ताकि इसका कोई नामो निशान न बचे। ये बात सुनकर केशव और घबरा जाता है, पर क्योंकि वो उसका पुराना साथी और राजदार था, इसलिए वह इस जुर्म में उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद दोनों मिलकर नैना सहानी की लाश को पहले गाड़ी से निकालते हैं। उसके बाद बेडशीट और प्लास्टिक को हटाकर उसकी बॉडी जलते हुए तंदूर में डाल देते हैं। पर लाश सही से उस तंदूर में जा नहीं रही थी, तो उसको कैसे भी करके तोड़ मड़ोड़ कर जैसे तैसे उसमें फंसा देते हैं और फिर ऊपर से और भी लकड़ी वगैरह डाल देते हैं। थोड़ी देर बाद सुशील शर्मा देखता है कि लाश जो है वह धीरे धीरे जल रही है, पर वह चाहता था कि लाश जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जल जाए। तो वह केशव से रेस्टोरेंट में पड़े यूथ कांग्रेस के बैनर और पोस्टर मंगवाता है, जिसे वह अपनी रैलियों में इस्तेमाल करता था, और सारे पोस्टर और बैनर उस तंदूर में ठूस देता है। आग तेज तो होती है, मगर वो चाहता था कि वह और तेज जले। उसके बाद वो तंदूर के पास पड़े मक्खन को, जिसे रोटियों में लगाया जाता था, उसमें से थोड़ा मक्खन तंदूर में और लाश के ऊपर डालता है। और जैसे ही वो उसमें मक्खन डालता है, आग तेजी से बढ़ती है। फिर सुशील शर्मा वहाँ पर जितना भी मक्खन था सबको एक साथ तंदूर में डाल देता है, जिससे आग बहुत तेजी से ऊपर उठती है और बॉडी तेजी से जलने लगती है। और यह आग इतने ऊपर तक चली गई कि वह रेस्टोरेंट के बाहर से भी दिखने लगती है, और यही वह गलती कर देता है। इस लाश के मक्खन में जलने की महक और उसकी आग ने सबका ध्यान खींचा, और फिर अनारो देवी ने देखा। फिर कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू भी तंदूर में जलती हुई लाश को देखकर चौंक जाता है और भागकर बाहर आता है और वायरलेस से पुलिस को मैसेज कर देता है और फायर ब्रिगेड को भी कॉल कर देता है। तो अगर कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू जबरदस्ती अंदर नहीं जाता तो शायद ये राज कभी बाहर ही नहीं आता। और इस केस में जिस तरह से अब्दुल नजीर कुंजू ने बहादुरी दिखाई, वो इसे सुलझाने में बहुत अहम साबित हुआ। फिर जब वहाँ की पुलिस एक्स्ट्रा फोर्स के साथ वहाँ पहुँची तो सुशील शर्मा को लगा कि अब वह पकड़ा जाएगा, तो वो तुरंत पीछे से फरार हो गया। अब किसी तरह तंदूर की आग को बुझाया जाता है और अंदर से इंसानी लाश को निकालते हैं, और बगिया रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव राव को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। लाश लगभग आधी जल चुकी थी, उसके अवशेष भी बाहर आ चुके थे और उसे पहचानना बहुत मुश्किल था। अब रात के करीब 1 बज चुके थे और वहाँ का सारा पुलिस बल और डीसीपी वहाँ पहुँच चुके थे। उसके बाद उसी वक्त उस क्षेत्र के जॉइंट सीपी मैक्सवेल परेरा को खबर दी जाती है और वह उसी वक्त वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर बॉडी को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और केशव कुमार से पूछताछ शुरू होती है, पर वह पुलिस को कुछ बताता ही नहीं है और उन्हें गुमराह करता रहता है। अभी तक पुलिस को सुशील शर्मा के बारे में कुछ पता नहीं था। पहले दिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि ये लाश एक महिला की है और मौत का कारण जलकर मरना बताया गया। और सुबह जब तंदूर को अच्छी तरह से खंगाला गया तो उसमें नैना सहानी की पायल भी मिलती है, मगर लाश किसकी है यह अभी भी एक पहेली थी और मैनेजर केशव राव अपना मुंह खोल नहीं रहा था। पुलिस के लिए उस वक्त सबसे बड़ी परेशानी मरने वाले की पहचान करना था। उसके बाद जब यह खबर मीडिया में आई तो तहलका मच गया। जिसने भी यह खबर सुनी वह अंदर तक कांप गया कि जिस तरह से एक लाश को तंदूर में जलाया गया था। उधर सुशील शर्मा बगिया रेस्टोरेंट से निकलने के बाद
वो रात उसने गुजरात कैंडिडेट के एक ऑफिसर के साथ दिल्ली के गुजरात भवन में गुजारी और अगले दिन टैक्सी से जयपुर चला जाता है। फिर जयपुर से फ्लाइट लेकर मुंबई जाता है और वहां से मद्रास पहुंच जाता है। इधर जब यह खबर अखबार में छपी तो नैना सहानी के दोस्त मतलूब करीम ने भी बगिया रेस्टोरेंट में हुई इस हादसे के बारे में पढ़ा और उसे कुछ शक हुआ, तो वह तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचा और फिर वहां से लाश घर जाकर उसने लाश की पहचान की और एक अंगूठी को देखकर बताया कि ये लाश नैना सहानी की है और ये शक भी जताया कि इसका मर्डर इसके पति और दिल्ली यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट सुशील शर्मा ने किया है, क्योंकि दोनों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। अब पहली बार पुलिस के पास दो नाम थे, एक मरने वाले का और एक मारने वाले का। उसके बाद उसके पति सुशील शर्मा को ढूंढा गया तो पता चला कि वह 2 जुलाई की रात से ही गायब है। अब पुलिस का शक और गहरा हो गया। उसके बाद अब हर जगह उसे ही ढूंढा जाने लगा। 2 दिन बाद यह खबर पूरे देश में फैल गई और हर खबर की हेडलाइन बन चुकी थी। और जिस तरह से तंदूर में अपनी ही बीवी की लाश जलाने की बात सामने आई तो लोगों में गुस्सा फैल गया, जिससे वह सड़कों पर आ गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे, जिससे पुलिस और प्रशासन के ऊपर प्रेशर बढ़ गया। अब दिल्ली पुलिस सुशील शर्मा की खोज में मंदिर मार्ग के उसके फ्लाइट नंबर 8/2A में पहुंच जाती है, जहां वह नैना सहानी के साथ रहा करता था। पुलिस को वहां खून के निशान और खाली बुलेट के सेल मिलते हैं। अब यहाँ एक अलग ही थ्योरी बनने लगी। बुलेट्स मिलने के बाद पुलिस थोड़ी कंफ्यूज हो गई, क्योंकि क्राइम सीन यह बता रहा था कि हत्या में किसी फायर आर्म का इस्तेमाल हुआ है, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जलकर मरने की बात बताई गई थी। उसके बाद दिल्ली के उस वक्त के उपराज्यपाल प्रसन्ना भाई करुणा शंकर के कहने पर लाश का दोबारा पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसमें 3 अलग अलग हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम ने यह पोस्टमार्टम किया और तब जाकर बॉडी में गोलियों के 2 निशान पाए गए और पता चला कि जलने से पहले नैना सहानी की मौत गोली लगने से हो चुकी थी। इसलिए आज भी इस केस का उदाहरण दिया जाता है कि क्यों लाश का 2 बार पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए। अब पुलिस को यह पता चल चुका था कि जिसको इस फ्लैट में गोली मारी गई उसी को बाद में तंदूर में जलाया गया, मगर पुलिस यह पक्का करना चाहती थी कि यह लाश नैना सहानी की ही है, क्योंकि मतलूब करीम ने सिर्फ एक अंगूठी देखकर ही लाश की पहचान की थी और चेहरा पहचानने के लायक नहीं था। जिसके बाद नैना सहानी के घर वालों को पहचान के लिए बुलाया गया, पर बॉडी की ऐसी हालत थी कि उन्होंने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। उसके बाद देश में पहली बार स्कल इमेज तकनीकी और डीएनए का इस्तेमाल किया गया। हैदराबाद से एक टीम बुलाई गई और उनसे लाश का और नैना सहानी के घर वालों का सैंपल लिया गया, तो रिपोर्ट में दोनों सैंपल मैच हो गए और स्कल इमेज तकनीक में भी काफी हद तक नैना सहानी का चेहरा सामने आ गया था। तो पुलिस अब कंफर्म हो गई थी कि मरने वाली और कोई नहीं बल्कि नैना सहानी ही है। अब जब ये सारी चीजें पुलिस के सामने आ गई तो बगिया रेस्टोरेंट का मैनेजर केशव कुमार भी टूट गया और जितना भी उसे पता था उसने सब कुछ बता दिया, मगर हत्या का मोटिव अभी भी पता नहीं चला और यह बात सिर्फ सुशील शर्मा ही बता सकता था। उसके बाद दिल्ली पुलिस अपनी पूरी ताकत लगाकर सुशील शर्मा को ढूंढने लगी, मगर वह गायब हो गया था। उधर सुशील शर्मा मद्रास पहुंचकर अपना पूरा होलिया बदल लेता है, अपने बाल मुड़वा लेता है ताकि कोई उसे पहचान ना सके और एक वकील की मदद से कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगा देता है, जिसके लिए वह यह दलील देता है कि मुझे झूठे केस में फंसाया जा सकता है और मेरी गिरफ्तारी ना हो, इसलिए उसे यह अग्रिम जमानत चाहिए। फिर वह बेंगलुरु चला जाता है, मगर किसी तरह ये खबर दिल्ली पुलिस को लग जाती है। उसके बाद दिल्ली पुलिस बेंगलुरु पुलिस को कांटेक्ट करती है और जॉइंट कमिश्नर मैक्सवेल परेरा अपनी टीम के साथ बेंगलुरु के लिए निकल जाते हैं। जब सुशील शर्मा को यह बात पता चली कि पुलिस उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच चुकी है, तो वह बेंगलुरु कोर्ट में सरेंडर के लिए पहुँच जाता है। और इस घटना के 8 दिन बाद 10 जुलाई 1995 को दिल्ली पुलिस सुशील शर्मा को बेंगलुरु से गिरफ्तार करके दिल्ली ले आती है। अब उससे जब पूछताछ शुरू होती है तो वह पहले तो पुलिस को घुमाने की कोशिश करता है, पर थोड़ी देर बाद ही वह अपना गुनाह कबूल कर लेता है और पुलिस को उस रात की पूरी कहानी सुनाता है। उसकी बात सुनकर पुलिस यह कहती है
कि अगर तुमने सिर्फ कत्ल किया होता और अपना गुनाह कबूल कर लेते तो शायद तुम्हें कम सजा मिलती, पर मरने के बाद जिस तरीके से तुमने लाश को ठिकाने लगाने का काम किया है ऐसा कभी किसी ने नहीं किया और इसलिए तुम्हें ज़्यादा सजा मिलेगी। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने रिकॉर्ड 26 दिनों में कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी और मुकदमा शुरू हुआ। लोअर कोर्ट में ये मामला 1995 से 2003 तक चला और 8 साल बाद 7 नवंबर 2003 को लोअर कोर्ट ने इसे रेयर ऑफ रेयरिस्ट केस माना और सुशील शर्मा को मौत की सजा सुनाई। कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी मेंशन किया कि मौत के बाद जिस तरीके से बॉडी को तंदूर में डालकर जलाया गया ऐसा कोई उदाहरण पूरी दुनिया में आज तक नहीं मिला, इसलिए फांसी से कम सजा देना इंसाफ नहीं होगा। और रेस्टोरेंट मैनेजर केशव राव को इस हत्या को छुपाने और सबूत को मिटाने के जुर्म में 7 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई गई। इसके बाद सुशील शर्मा ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और 4 साल की सुनवाई के बाद 19 फरवरी 2007 को दिल्ली हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट की सजा को बरकरार रखा और उसे फांसी की सजा सुनाई। अब वो सुप्रीम कोर्ट चला गया और 2007 से 2013 तक यह मामला वहां चलता है और 6 साल बाद 8 अक्टूबर 2013 को केस के 18 साल बाद सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों को पलट देती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यह कोई प्लान्ड मर्डर नहीं था, जो कुछ हुआ अचानक गुस्से में हुआ और सुशील शर्मा से सोसाइटी को कोई खतरा नहीं है क्योंकि यह पति पत्नी का निजी मामला था और शक की वजह से सब कुछ हुआ। एक और बहुत बड़ी चीज उसके फेवर में कही गई कि इस मर्डर से पहले उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, यह उसका पहला क्राइम था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सुशील शर्मा की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। इसके 2 साल बाद 2015 में सुशील शर्मा ने पैरोल के लिए अपील किया। उसने कहा कि वो 1995 से अब तक 20 साल से ज़्यादा की सजा काट चुका है, इसलिए उसे पैरोल दिया जाए। तो कोर्ट ने उसे बिना किसी शर्त के पैरोल पर जेल से रिहा कर दिया, मगर उसके कुछ दिनों बाद कुछ कानूनी नियमों के अनुसार उसे वापस जेल में जाना पड़ा। फिर 3 साल बाद 21 दिसंबर 2018 को जेल में अच्छे आचरण और 23 साल से ज़्यादा की कैद के बाद सुशील शर्मा को तिहाड़ जेल से हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया गया। बाहर आने के बाद एक इंटरव्यू में उसने यह माना कि यह उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी और उस एक पल ने, जो कि सेकंड से भी कम था, उसने उसकी ज़िंदगी के 23 साल छीन लिए। शायद अगर उस वक्त उसने अपने गुस्से पर काबू किया होता और गोली चलाने से पहले एक पल के लिए भी सोचा होता तो ऐसा नहीं होता। तंदूर मर्डर केस ने समाज के सामने कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर दिए। क्या शक और विश्वास किसी के जीवन का अंत कर सकते हैं? क्या सत्ता, राजनीति और शक्ति की भूख इंसान को इतना अंधा कर सकती है कि वह इंसानियत को ही भूल जाए? यह केस हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में शक का कोई स्थान नहीं होना चाहिए और इंसानियत का अंत करने वाले लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। नैना सहानी की यह दर्दनाक मौत सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह समाज के उस अंधेरे पहलू को उजागर करती है जहां प्यार और विश्वास के स्थान पर शक और नफरत ने जगह ले ली थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अगले एपिसोड का इंतजार करें, जहां हम आपके सामने एक और खौफनाक और रहस्यमय कहानी लेकर आएंगे। धन्यवाद।